प्लॉट कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, ठीक हो गया। और जब आता है ना एनालिसिस ऑफ द प्लॉट, तो हाँ सीक्वेंस ऑफ इवेंट आ गया जनाब आंसर। तो एनालिसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ही बिल्कुल प्लॉट कहा जाता है। और जब बात आ जाती है एनालिसिस की, तो एनालिसिस में हम क्या लिखेंगे? एक होती है प्लॉट कंस्ट्रक्शन, एक होता है एनालिसिस ऑफ द प्लॉट। एनालिसिस क्या होता है? हाँ जी क्लास, एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इज एनालिसिस? क्रिटिकल एप्रिसिएशन को कहते हैं ना, क्रिटिकल एप्रिसिएशन को एनालिसिस कहा जाता है। सो जब हम कहते हैं कि इवेंट्स ऑफ प्लॉट की बात करते हैं या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं हम एक स्टोरी के अंदर, तो हम ये देखते हैं जनाब पहले ये हुआ, पहले हेडा थी, हेडा कमरे में नहीं, फॉर एग्जांपल हम हेडा के ड्रामा की बात ही कर लेते हैं, तो पहले हम सेटिंग्स देखते हैं प्लॉट में आई थी। उसके बाद हम देखते हैं जनाब वो जो बर्था होती है वो होती है, फिर ऊपर से आंट जूजू आ जाती है, ऊपर वो जो है वो न्यूली वेड कपल जो है वो क्योंकि रात को लेट आए होते हैं वो सो रहे होते हैं, बर्था और आंट जूजू की बातें हो रही होती हैं, तो टेस्ट में नीचे आ जाता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। दूसरी मैं आप लोगों को एक मैंने छोटी सी मिसाल दी थी कि आपने एक ड्रामा देखा और आपकी बहन का वो ड्रामा की एपिसोड मिस हो जाती है। आपकी बहन ट्यूशन पढ़ के आती है और वो कहती है यार वो मेरा ड्रामा मिस हो गया, जरा मुझे बताओ क्या हुआ था। फिर आप उसको बताती हैं कि आज की किस्त में ऐसे 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 हुआ था, ठीक है। तो फिर यानी कि आप उसको पूरा बताती हैं, पहले यूं हुआ, पहले हीरो आया, फिर हीरोइन रोना शुरू हो गई, फिर ऊपर से सास आ गई, उसने उसको डंडे मारना शुरू कर दिए वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर आप दोनों बैठ जाती हैं, दोनों बहनें, आप कहती हैं यार आज ये जो ड्रामा हुआ ना इसका एंड ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें ये जो कैरेक्टर है ना एक्चुअली उसने गलत इसलिए किया क्योंकि वो यूं 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 था, वो इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी थी। एक बहन कहती है नहीं सिचुएशन ऐसी थी, दूसरी कहती है नहीं 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 उसको फिर भी बर्दाश्त करना चाहिए था क्योंकि उसकी तो शादी हो चुकी है। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल एवेल्युएशन। दूसरी चीज मैंने आपको एक और मिसाल दी थी, क्रिटिकल एवेल्युएट हम क्या करते हैं, हमारे घर कोई मेहमान आता है, ठीक है, जब मेहमान चला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर को क्रिटिकली एवेल्युएट करना शुरू करते हैं। यार बच्चे आए थे सारे घर में गंद मचा के चले गए, वो देखा था कैसे बोल रही थी, उसको तो पता ही नहीं है बात कैसे करते हैं। फिर वो जो चला जाता है वो भी क्रिटिकली एनालिसिस शुरू कर देता है उस फैमिली का जिसके घर में वो खाना खा के, फलानी डिश थी अच्छी बनी थी और बाकी जो डिशेस थी वो तो बस ठीक ही थी, ठीक है, वो कपड़े उसने कैसे पहने हुए थे, उनके बच्चे देखो किस, मतलब दोनों तरफ यही शुरू हो जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। ऐसे होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, मेरे तो बच्चे बड़े अच्छे हैं उसी के ही ऐसे, देखो मेरे तो बच्चों ने कभी शरारत ही नहीं की। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्रिटिकल एनालिसिस। हम किसी का क्रिटिकल एनालिसिस शुरू कर देते हैं उसके कैरेक्टर का, ठीक है। तो दैट इज, या उस पूरी फैमिली का ही हम वो जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म में कहेंगे कि हम उसको बाइसेक्ट करके रख देते हैं। फ्रॉग का की वो आपने बाइसेक्शन पढ़ी थी, तो हम उस बेचारे को बाइसेक्ट करके रख देते हैं कि उसको कैसे उसका क्रॉस सेक्शन हम पढ़ रहे होते हैं। तो एक्चुअली दैट इज द क्रिटिकल एनालिसिस। और अगर लिटरेचर टर्म में हम पढ़े तो हम कहते हैं कि जी हम उसको क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं इसका। तो इसी तरह एक स्टोरी होती है उसका भी एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है, उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है। फिर हम उसके अंदर देखते हैं कि अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसने जो राइटर था उसने किस सेंस में बात की थी, उसने थीम्स बयान की थी, उसने अभी तक आपने जितना भी पढ़ लिया ना, थीम, सिंबल्स, कैरेक्टर्स, ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज द एनालिसिस। ये सब एनालिसिस के अंदर ही आ जाते हैं। अगर फीमेल कैरेक्टर्स थी तो वो कैसी थी, पेट्रार्चियल सोसाइटी थी तो वो क्या थी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इन सारों को दरिया को कूजे में आपने बंद करना, अभी पिछले जो इतने सारे सवाल आपने पढ़ लिए ना उन सारों को आज आपने आप उस पूरे दरिया को नहीं, उस पूरे समंदर को आपने कूजे में बंद करना है। तो इसको हम कहेंगे जी एनालिसिस ऑफ द प्लॉट, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं कि एनालिसिस ऑफ प्लॉट मैं फटाफट रीड करती हूँ क्योंकि ये वही चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Hedda is the one of the finest example of the dramatic techniques in existence. The play deals with the character of a woman out of harmony with her surroundings. All the skills of the dramatist is focused on the complete revelation of Hedda's past life, her thoughts, and the resultant acts.
Everything in the play contributes the psychological portrait of Hedda Gabler. हर चीज जो है इसके अंदर psychological portray करती है Hedda Gabler. अच्छा, ये साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट का जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है. अगर आप खोदिएगा जहांगीर क्राइम सीरीज में, इसका मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया और उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन. तो वो एक दफा पढ़ लीजिएगा, कल हम वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरी चीज यहाँ पे है, ऑल द स्किल ऑफ द ड्रामेटिस्ट आर फोकस्ड ऑन कंप्लीट रिवलेशन ऑफ हैडास पास्ट लाइफ. एक्चुअली हम अपना आज क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि हम पास्ट में गुम होते हैं. शादी से पहले तो भाई हर चीज की आजादी थी, शादी के बाद ही बस पता नहीं क्या बच्चे हैं कि सर का दर्द ही बन गए, कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, हर चीज में हस्बैंड से पूछो भाई ऐसा है. तो क्या होता है अल्टीमेटली, देखिए दैट इज द रियलिटी एंड यू हैव टू फेस इट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो फाइनली हम फॉरेस्ट्रेटेड हो जाते हैं. और नॉट ओनली फॉरेस्ट्रेटेड फॉर आवरसेल्फ, हम अपने आप को तबाह करते हैं, हम अपनी सोसाइटी को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी तबाह करते हैं. द एस्टैब्लिशमेंट and the established reading of the Ibsen's play focuses very much on its central character, who is seen in some qualified sense at least as an existential or romantic or tragic heroine. Hedda Gabler, it seems, presents us with a particular version of liberal tragedy in which the claims of an alienated individual are uncompromisingly asserted against those of a conventional society. At the age of 29 and having danced herself out, the aristocratic Hedda has married Georgian Tessman, an indefatigable scholar and pedant. If Tessman's world on the one hand seemed to offer her some sort of security, on the other hand, she feels that she is suffocated in the claustrophobically middle-class atmosphere. The action of the play is presided over by the portrait of Hedda's father, General Gabler, which now hangs in Tessman's drawing room. This portrait of Hedda's dead father serves as the symbol of a moribund military aristocratic world which has no longer offered his daughter a home of her mother. We hear no mention at all. Again, यहाँ पे बेटा symbol जरा underline कीजिएगा कि यहाँ से एक्शन ऑफ द प्ले, पीछे जनरल गैबलर की पोर्ट्रेट के बारे में सिंबल नहीं था, इसको ऐड करें क्योंकि एक्चुअली द मेन सिंबल वाज द जनरल गैबलर पोर्ट्रेट जो कि उस कमरे के अंदर लगी हुई थी और जो कि उसको अपनी बार बार पिछली जिंदगी याद दिलाती थी और उसका और ये शो करती थी कि हेडा जो है वो अपने फादर की बेटी है रादर देन द डॉटर ऑफ हर, शी इज द डॉटर ऑफ हर फादर रादर देन द वाइफ ऑफ हर हस्बैंड. और वो जो है उस ड्राइंग रूम में लटकी हुई होती थी. दिस पोर्ट्रेट ऑफ हैदा डेड फादर सर्व्स एज सिंबल. अब ये भी उसके डेड फादर की जो पोर्ट्रेट थी वो एज अ सिंबल सर्व करती थी ऑफ अ moribund military aristocratic world which no longer offers his daughter a home of her mother. We hear no mention at all, and Hedda's only other remaining connection with the world she comes from is the pair of pistols which she has inherited from her father. Her disconcerting habit of firing off these pistols from time to time dramatizes the profound passionate between herself and her present world, and her frustration with the emptiness of her life. It seems she can conceive of no future for herself other than a life of excruciating boredom. During the opening scenes of the play, various hints are thrown out to suggest that Hedda is pregnant. But the prospect of motherhood is so far from providing her with a reason for living that it seems to be anathema to her. Certainly, the child would be born into an unpromising environment, for throughout the play, we have the utmost difficulty in thinking of Hedda and Tessman as a parental couple. कि अगर वो बच्चा दुनिया में आ जाता तो वो unpromising environment में आता, ठीक है. और फिर हमारे जहन में यही चल रहा था कि अगर बेबी आ जाए या ऐसी खातून को एक बच्चा मिल जाए तो फिर सोचें कि फैमिली का क्या बनेगा. Tessman's naive assumption that they have everything in common is matched by Hedda's inward belief that they have nothing.
टेस्मैन को इनवर्डली यही बहुत खुशफहमी थी कि इनवर्डली हम दोनों में हर चीज एक जैसी है, हमारी बड़ी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था. If Hedda's character has been formed in military paternal setting, Tesman still lives in an atmosphere of motherly concern, brought up as he has been by a trio of adoring and self-sacrificing women, his two aunts Julie and Rina and Bertha, the maid. During the opening sequence of the action with Tesman's newly wife returned from a 6 month honeymoon trip in Europe, we are giving an early indication of Hedda's hostility to the world in which she finds herself when, on an impulse, she speaks lightly of a head, which she knows to be Aunt Julie, but which she pretends to believe is the maid's. That she knew the head to be Aunt Julie's is revealed to us through a subsequent passage of dialogue between Hedda and Judge Bragg. The latter is a friend of family with whom she shares a habit of conversation. He is as bloodedly cynical as Tesman is named, and good-natured, and his one purpose throughout the play is to engineer an affair with Hedda. उसका मेन पर्पस क्या था कि वो हेडा के साथ ये जो एक उसका अफेयर है वो उसको इंजीनियर करे, उसको वो जो है जिसे कहना चाहिए कंसाइल करे उसके साथ, यानी कि वो एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था. Meanwhile, much greater scope for the central character to act upon her world opens up before her with the arrival of the scene of Thea Elveston, a younger colleague of Hedda's during her school days. A good deal of our sense of the play's direction is produced by the interplay between these two female characters. It can hardly be said, however, that the initial comparison suggests that Hedda is the more independent or romantic of two women. Hedda has married Tesman apparently, but no better reason. Thea, on the other hand, has just walked out of her own marriage of convenience on account of what now seems to her higher vocation. For she has become dedicated to the role of companion and support to Elliot Lovebird, a gifted but unstable writer who might at any moment, it seems, return to his former drunken habits, but for Thea's loyal ministrations. लेकिन थिया के लिए वो फॉर्मर ड्रंकन वो रिटर्न हो गया अपनी फॉर्मर ड्रंकन हैबिट से, बट फॉर थियास लॉयल मिनिस्ट्रेशन के जरिए. अच्छा जी, वो एक अनस्टेबल लगभग जो है वो एक अनस्टेबल जो है राइटर था, जो कि किसी भी मोमेंट थिया की मिनिस्ट्रेशंस के बावजूद भी वो रिटर्न हो सकता था इसमें ड्रंकन हैबिट्स में. अच्छा, ये बेटा आगे जस्ट 3 पैराग्राफ्स आपके हैं, दैट इज योर होमवर्क. इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, दैट इज योर प्लॉट कंस्ट्रक्शन. यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो बेटा वो मेरे से पूछ सकता है. अच्छा, आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिले? मैं दोबारा से चेक कर लेती हूँ. अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिले तो मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ कि मैंने शेयर किए हैं कि नहीं. वैसे मैंने बना के रखे हैं, मे बी मैं शेयर करना फिर भूल गई होंगी, तो मैं अभी चेक कर लेती हूँ और रीसेंड कर देती हूँ.